तो हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज करंट कैप्सूल। और आज है 26 जुलाई रविवार। तो आज के दिन हम 25 जुलाई और 26 जुलाई यानी कि शनिवार और रविवार दोनों दिनों के अखबारों में छपी हुई महत्वपूर्ण खबरों को कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ हमने पिछले दिनों जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन भी मैं इनके साथ ही आपको कराता हुआ चलूँगा। आज रविवार का दिन है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। तो उम्मीद है आप अपने सभी दैनिक कार्यों से अब फ्री हो गए होंगे, तो आपके पास में अब वक्त होगा थोड़ा सा जहां पर हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दैनिक जागरण अखबार के साथ में हम कल के अखबार को पहले देख लेते हैं, फिर आज के अखबार को हम देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक खबर पहले बताई हुई थी कि जो आईपीएल होता है यानी कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है, ये कोरोना की वजह से इसे अब कहाँ पर करने का फैसला लिया गया है। इसे फैसला लिया गया है यूएई में। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात। अब यहाँ के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी यूएई ने हाल ही में अपना एक मंगल मिशन लॉन्च किया है। कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इन्होंने एक मंगल मिशन नाम लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? तो इसका नाम इन्होंने रखा है होप। इसे लॉन्च किया गया था जापान से, ठीक है। अब बात आई है मंगल मिशन की, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अभी हाल ही में चीन ने भी अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है। और चीन जो है, इसने जो अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है, इसके मंगल मिशन का नाम है तियानवेन फर्स्ट, ठीक है। तो जो चीन का मंगल मिशन है इसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, और जो यूएई है इसका नाम है होप। यहाँ पर मैं आपको भारत के मंगल मिशन के बारे में बता देता हूँ। जो भारत का मंगल मिशन था उसका नाम था मॉम, ठीक है। तो अब जो यूएई है, यहाँ पर आईपीएल होगा 19 सितंबर से शुरू होगा, ये बात कही है पटेल ने, ठीक है। तो जो यूएई में अब भारत का जो आईपीएल है वो होगा यूएई में, और ये शुरू होने वाला है 19 सितंबर से। देखते हैं हम और क्या कुछ जानने को मिलने वाला है। एक प्रख्यात नृत्यांगना रही हैं अमला शंकर, जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो राजधानी है वो है हमारी कोलकाता, और पश्चिम बंगाल में ही जो दार्जिलिंग है वहाँ की चाय को अभी हाल ही में क्या हुआ था? जीआई टैग मिला हुआ था, ठीक है। जो जगदीप धनखड़ हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ठीक है। तो प्रख्यात नृत्यांगना जो अमला शंकर है, इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो जाने माने सितार वादक हैं रविशंकर, ये भी इनके परिवार से जुड़े हुए ही थे, तो इनका घराना काफी प्रसिद्ध था। और ये एक महत्वपूर्ण डेथ्स में है, तो इसको आप याद रखिएगा। और हाल ही में 2-3 लोगों की और जो मृत्यु हो गई है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 2 मौतें जो है जो बड़ी रही खास बॉलीवुड से, उसमें से एक मौत रही है इरफान खान की, और दूसरी मौत हमारी रही है ऋषि कपूर की। ये दोनों बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार थे और इनकी मौत अभी हाल ही में हुई है। इसके अलावा एक और मौत जो अभी तक महत्वपूर्ण चर्चा में है वो है सुशांत सिंह राजपूत की। ये तीनों कहाँ से जुड़े हुए थे? तो ये तीनों जुड़े हुए थे बॉलीवुड से। एक और जो अभी हाल ही में फॉलो अप खबरों में मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ये थे। अब जो हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल को अब क्या किया गया है? आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त अब भार दे दिया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार दे दिया गया क्योंकि लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अभी हाल ही में जो लालजी टंडन थे भाजपा के दिग्गज और वरिष्ठ नेता, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। तो मजबूत जड़ों वाला भाई भतीजावाद से ए सूर्य प्रकाश का एक लेख दैनिक जागरण में छापा है। यहाँ पर ये देखिए फोटो, ये जो आपको दिखाई दे रही है चित्र में, ये फोटो हमारी सुशांत सिंह राजपूत की ही है, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने निवास पर आत्महत्या कर ली थी। यद्यपि उस आत्महत्या के संबंध में काफी सारी चीजें शक के दायरे में हैं। आगे अगर हम देखें तो IRL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है, RIL जो है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है। तो ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर है। जो RIL है यानी कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये लगातार नए नए कीर्तिमान बना रही है, और अब ये दुनिया की सबसे बड़ी जो दूसरी एनर्जी कंपनी है वो बन गई है। तो यहाँ पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया की जो सबसे नंबर 1 कंपनी है वो कौन सी है, और ये किसको पछाड़ करके आई है, अब नंबर 1 बनी हुई है, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ करके बता देते हैं। देश की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL, ये क्या हुई है? एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रही है। शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में RIL का बाजार पूंजीकरण बढ़ करके 14.14 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। इसके दम पर जो अमेरिका की कंपनी थी एक्सान नामी बील, इसको पछाड़ करके अब क्या हुआ है? ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, एनर्जी कंपनी बन गई। तो देखिए जो RIL है आपकी, ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी एनर्जी कंपनी बन गई है। इसने पछाड़ा किसको है? तो जो अमेरिका की एक कंपनी है एक्सान नामोबिल, ठीक है, इसको इसने पिछाड़ करके क्या किया है? नंबर 2 पर ये आ गई है।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो गुरुवार को आरआईएल दुनिया की 48वें सबसे बड़ी कंपनी के पायदान पर थी। एनर्जी क्षेत्र में एक्सा मोबिल से पीछे थी, लेकिन शुक्रवार को बाजार पूंजीकरण में 54,262 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और इसके साथ ही यह कंपनी जो है वो दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब इसके आगे केवल जो सऊदी अरेमेको है, यही कंपनी है जो एनर्जी के नंबर 1 पर है, सऊदी अरेमेको। और इसके बाद में जो आरआईएल है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, किसकी? एनर्जी की। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका है उसने ह्यूस्टन में जो चीनी वाणिज्यिक दूतावास था उसको बंद करने का आदेश दिया था। इसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने भी क्या कहा है, चेंगडू में अपना दूतावास बंद करने के लिए अमेरिका को कह दिया है। तो अब दोनों देशों ने वाणिज्यिक दूतावास एक दूसरे को बंद करने के लिए कह दिया है। वो जो अमेरिका में चीन का दूतावास था वो था ह्यूस्टन में, और जो चीन में था वो था चेंगडू में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो यहाँ पर एनपीए के बारे में बताया गया, बस आपको एक छोटी सी खबर याद रखनी है। महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि दर नीचे जाने का जोखिम ज्यादा बढ़ गया और बैंकों का जो डूबा कर्ज है वो 12.5% तक पहुंचने की आशंका है। यानी कि जो एनपीए है वो बढ़ करके 12.5% हो सकता है, जबकि मार्च 2020 तक या 8.5% था। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब बढ़ करके हो सकता है 12.5%, और पहले ये हुआ करता था 8.5%। क्या? एनपीए। ठीक है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण है। हैदराबाद मुठभेड़ सिरपुरकर जो आयोग है, इस सिरपुरकर आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ गया। ये खबर मैंने आपको बस इसलिए ले ली है, हैदराबाद मुठभेड़ आपको याद होगी कि एक नर्स थी जिसका अपहरण हो गया था, उसके बाद में बलात्कार करने के बाद में फिर उसको क्या हुआ था कि जला दिया गया था। उसके बाद में जो 3 या 4 लड़के उसमें आरोपी पकड़े गए थे, उन आरोपियों को क्या किया गया था, जो वो जाकर के घटना स्थल पर वहां पर क्राइम सीन क्रिएट करने के लिए पुलिस ले गई थी, और वहीं पर फिर बड़े नाटकीय ढंग से ये कहा गया था कि उन्होंने भागने की कोशिश की और सारे के सारे जो लड़के थे वो इनकाउंटर में मार दिए गए थे। इसके बाद में ये इनकाउंटर काफी चर्चित रहा था, और इसी मुठभेड़ की जांच के लिए एक आयोग बना था जिसका नाम है सिरपुरकर आयोग। अब इसका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया। तो बस सिरपुरकर आयोग आपको याद रखना है। ये जो आयोग है ये किससे रिलेटेड है, तो ये हैदराबाद मुठभेड़ से रिलेटेड है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। चीन ने चेंगदू में महावाणिज्यिक दूतावास बंद करने के लिए अमेरिका को कहा है। इस खबर को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब देख लेते हैं जो हमारा हरी भूमि अखबार, इसमें छपी हुई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो वित्तीय प्रणाली मजबूत, जोखिमों से अत्यधिक दूरी भी ठीक नहीं। दास कौन है? ये है शक्तिकांत दास, जो है भारत के आरबीआई गवर्नर। और इन आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय प्रणाली भारत की मजबूत है और जोखिम से ज्यादा दूरी रखना भी ठीक नहीं है। बढ़ते हैं आगे, हम देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। जो एचआरडी मंत्रालय है, यानी कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, जिसको हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, इसने स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया नामक प्रोग्राम एक शुरू किया हुआ है। इसके पहले मैंने आपको कल की एक खबर में बताया था कि जो हमारा यही एचआरडी मिनिस्ट्री है, इसके मिनिस्टर कौन है? वो है रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्होंने छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के तनाव को कम करने के लिए मनोदर्पण नामक एक योजना लॉन्च की हुई थी। ठीक है, तो मनोदर्पण का नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। मनोदर्पण लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्ट्री ने। मिनिस्टर कौन है इसके? मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। किया क्यों गया है? ये छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के तनाव को कम करने के लिए किया गया। वहीं पर जो स्टे इंडिया और स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, ये भी किसका प्रोग्राम है? ये भी एचआरडी मिनिस्ट्री का ही प्रोग्राम है। अभी हाल ही में 2 और महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। एक भारत और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो वो बैठक हुई थी, उसको संबोधित किसने किया था? वो एक ट्रेड बैठक थी। ठीक है, उस ट्रेड बैठक को संबोधित किया था भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके बाद में एक और जो G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसको भारत की ओर से जो भारत के आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने संबोधित किया हुआ था। ये क्वेश्चन जब मैंने आपसे पूछा था, काफी सारे लोगों का गलत हो गया था। तो जो लोग पहली बार आज लाइव क्लास देख रहे हैं ये वाली, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ कि 8 बजे शाम को डेली लाइव क्लास होती है, जहां पर जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे जुड़े हुए प्रश्नों का ही हम शाम को अभ्यास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3-4 खबरें आपको बता दी हैं। जो स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, ये एचआरडी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। मनोदर्पण जो प्रोग्राम है वो भी एचआरडी मिनिस्ट्री का है। ठीक है, इसके अलावा जो एक अभी G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई है, उसमें भाग लिया है रविशंकर प्रसाद ने। मैंने आपको कल एक चीज और भी बहुत बताई थी कि ब्लैक लाइव्स मैटर
लाइव्स मैटर। पूछा था कि ये अभियान किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो रंग भेद है, रंग भेद से जुड़ा हुआ अभियान है, ब्लैक लाइव्स मैटर। अब देख लेते हैं अमर उजाला अखबार में छपी हुई प्रमुख खबरों के बारे में। तो एम्स में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो गया है। पहले दिन 30 साल के युवक को एक खुराक दी गई। तो एम्स में भारतीय जो वैक्सीन है उसका भी परीक्षण शुरू हो गया। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो वैक्सीन बनाने में सबसे आगे चल रही है और इसका जो ट्रायल है वो तीसरे चरण में पहुंच गया है। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई हुई थी कि जो भारत में जिसको ठेका दिया गया है, जो इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भारत में वैक्सीन बनाने के लिए, उसका नाम है SII का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में एक करार हुआ है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन को भारत में उत्पादित करेगा। आगे देख लेते हैं तो जो स्वदेशी स्वस्थ वायु वेंटिलेटर है इसका भी क्लिनिकल ट्रायल जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि जो हमारा NAL है, ये जल्द ही स्वदेशी जो नॉन इनवेजिव वेंटिलेटर है स्वस्थ वायु, इसका क्लिनिकल ट्रायल क्या करेगा, जल्द ही शुरू कर देगा। ठीक है, NAL के अनुसार भारत में निर्मित इस वेंटिलेटर का ट्रायल मणिपाल अस्पताल से शुरू होगा। ठीक है, तो बेंगलुरु से हमें एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि जो भारत का एक वेंटिलेटर है स्वस्थ वायु जिसका नाम रखा गया है, उसका क्लिनिकल ट्रायल जल्द ही शुरू हो जाएगा। सेना में अब यहां पर बात कर लेते हैं। तो प्रवाह में अमर उजाला का एक महत्वपूर्ण लेख छपा हुआ है। इस लेख में बताया गया है कि सेना में लैंगिक समानता टाइटल से कि जो लंबी लड़ाई के बाद में महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिलने जा रहा है। तो बस आपको ये याद रखना है कि महिलाओं को अब क्या किया गया है, सेना में स्थायी कमीशन दे दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, देख लेते हैं हम कुछ और खबरें महत्वपूर्ण। तो यूपी के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल दे दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि अभी हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया जो MP के राज्यपाल थे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो महामारी से 14.7% तक पहुंच सकता है NPA। देखिए RBI गवर्नर जी जो है हमारे शक्तिकांत दास जी, इन्होंने बताया कि जो NPA है वो 14.7% तक पहुंच सकता है। जबकि अभी अगर हम देखें 2020 में तो मार्च में तो वो NPA मात्र 8.5% था। दोनों डेटा आपको याद रखने, ये 8.5% वाला भी और 14.7% वाला भी। शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि 14.7% तक NPA पहुंच सकता है, जबकि मार्च में NPA 8.5% ही था। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई प्रमुख खबरें। आज है 26 जुलाई रविवार। तो अब रविवार यानी कि आज के अखबारों में छपी हुई सभी प्रमुख खबरों को हम यहां से देखना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात है, दैनिक जागरण में एक महत्वपूर्ण लेख छपा है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती। संजय गुप्ता का ये लेख है जहां पर कहा गया है कि चीन छोड़ने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के साथ ही भारत को घरेलू कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने पर नए सिरे से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि कोरोना के काल में इकोनॉमी सभी देशों की डगमगा गई है। ऐसे में भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले विकासशील देशों में जो अर्थव्यवस्था है उस पर खासा असर पड़ रहा है और उसी पर तमाम सारी चीजें चल रही है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि NPA 14.7% तक बढ़ सकता है। पहले 8.5% के आसपास में था, अब लेकिन 14.7% तक बढ़ सकता है। तो देख रहे हैं हम कितना ज्यादा इजाफा हो रहा है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो लोन जो कर्जे जो दे दिए जाते हैं लेकिन वो चुकाए नहीं जा रहे हैं। तथ्य में बताया गया भारत और चीन के साथ में व्यापार घाटा, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अगर हम देखें तो 2010-11 में 29.3 अरब डॉलर घाटा हुआ करता था भारत और चीन के साथ में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें 2013-14 में तो ये बढ़कर के 36.2 अरब डॉलर हो गया। इसके बाद में 2014-15 में 48 अरब डॉलर हो गया, 15-16 में 52 अरब डॉलर हो गया। तो इस तरीके से 11-12, 13-14 और 14-15 में फिर व्यापार घाटा जो है वो लगातार तेजी से बढ़ता रहा है। इसके बाद में भी अगर हम देखें 15-16 तक बढ़ा है, फिर 16 और 17 में थोड़ा सा व्यापार घाटा कम हुआ है, लेकिन इसके बाद में फिर से 2017-18 में व्यापार घाटा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद में 18-19 और 19-20 में व्यापार घाटा धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी करीब 2019-20 में अगर हम देखें तो करीब 48.7 अरब डॉलर का अनुमानित व्यापार घाटा भारत और चीन के बीच में है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत हमें चीन जो है हमें वो कितना ज्यादा सामान निर्यात करता है, जिसपे उसके मुकाबले हम भारत को कितना, जो हम चीन को है वो कितना कम सामान निर्यात करते हैं। तो 2019-20 में भारत और चीन के बीच में व्यापार घाटा 48.7 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इसके बाद में सर्पदंश से जान बचाएगा नागलोक के सांपों के जहर के टाइटल से एक खबर छपी है, जहां पर बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जसपुर में बनेगा देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र। ठीक है, तो देश का दूसरा जो सर्प विष संग्रहण केंद्र है ये बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। वहां पर कहां पर बनेगा, तो जसपुर में बनेगा। वन विभाग ने सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को इस बारे में प्रस्ताव भेजा है। ठीक है,
तो क्योंकि भारत में करीब करीब हर साल 50,000 लोगों के सांप के काटने से मौत हो जाती है। आधुनिक विज्ञान में भी वर्षों से विषस्य औषधम का सिद्धांत स्थापित है। सर्पदंश के इलाज में बड़े स्तर पर इसी सिद्धांत पर आधारित दवा का प्रयोग होता है, परंतु इलाज में उपयोग आने वाली दवा एंटी स्नेक वेनम की हर स्तर पर भारी कमी बनी हुई है। ठीक है, देश में हर वर्ष 50,000 से भी ज्यादा लोगों की सांप काटने से मौत हो जाती है। इस चुनौती से उबरने के लिए छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने सेंट्रल जू अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र शुरू करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। 2 रेंजर केंद्र संचालन के लिए चेन्नई की आवश्यक प्रशिक्षण जो है ये ले चुके हैं। उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तमिलनाडु चेन्नई स्थित द मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट यानी कि MCBT के बाद यह देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र होगा। तो दोनों खबरें आपको याद रखनी है, एक तो छत्तीसगढ़ के जसपुर में दूसरा जो है वो विष संग्रहण केंद्र बनने जा रहा है। इसके अलावा जो तमिलनाडु है, यहाँ पर चेन्नई में एक पहले से ही सर्प विष संग्रहण केंद्र है। तो एक है हमारा तमिलनाडु के चेन्नई में और दूसरा हमारा बनेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जसपुर में ये केंद्र एक दूसरा बनने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिसको हमें याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात आ गई तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ। अभी हाल ही में गोधन न्याय योजना, ठीक है, ये जो गोधन न्याय योजना ये भी किसने शुरू की हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ही शुरू की हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की हुई है, जहां पर किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, फिर इसको क्या किया जाएगा कि इसको जैविक खाद बना करके 8 रुपए किलो में बेचा जाएगा। तो गोधन न्याय योजना किसकी है? वो भी छत्तीसगढ़ की है। आगे देखें तो हम ब्रिटिश संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। आज ही के दिन 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद के लिए चुने गए थे। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय थे। लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से 1892 से 1895 तक ये सांसद रहे थे। इनका जन्म 4 सितंबर 1925 को मुंबई में हुआ था। शिक्षा के लिए ब्रिटेन गए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया था। ठीक है, 1867 में इन्होंने इकोनॉमिक थ्रोन ड्योरी का भी पेश किया था। अंग्रेज कैसे भारत से 1/4 से अधिक आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, भारतीय हितों के लिए इन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दादा भाई नौरोजी, जो पहले पारसी व्यक्ति भी अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इन्होंने ब्रिटिश संसद में पहुंचे थे और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का। इनकी एक बहुत अच्छी किताब है जिसके बारे में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, उसका नाम है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज के अखबारों में और क्या कुछ छपा है। अब देख लेते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई खबरें। जनसत्ता अखबार में पी चिदंबरम का एक बहुत अच्छा लेख छपा हुआ है, मकर जाल में उलझता भारत। अब ये लेख हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। पी चिदंबरम का नाम सुनकर के आप पहले ही समझ गए होंगे कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में विदेश मंत्री भी रहे हैं। तो जो पी चिदंबरम है, इनका लेख हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इन्होंने सरकार को अपोज किया है। सरकार को अपोज करते हुए इन्होंने नीतियों के बारे में कुछ बहुत अच्छी और सटीक चीजें बताई हैं। ये लेख आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा और मकर जाल में उलझते भारत को आप पढ़िएगा। इसका टाइटल आप देख लीजिए, दूसरी नजर, यानी कि ये जो सेकंड ओपिनियन है आपका, एक फर्स्ट ओपिनियन आपका तो बना हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सारी जानकारियां मिल रही हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है जो आपको सारी जानकारियां दे रहा है, लेकिन वे चीजें जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इतर हैं या फिर जो दूसरे नजरिए से चीजों को देखा जाना चाहिए, उस लिहाज से ये लेख बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि चीजों को हम कैसे दूसरे नजरिए से देख सकते हैं और उनको अपोज किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोनों नजरिए आपके विकसित होंगे। ऐसे में आप पक्ष भी पढ़िए और विपक्ष भी पढ़िए। तो मकर जाल में उलझते भारत से दूसरी नजर में इन्होंने पी चिदंबरम का एक महत्वपूर्ण लेख छपा है। हालांकि मैंने ये पूरा लेख पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी इस पूरे लेख को पढ़ें। चलिए, मैं कुछ थोड़ा बहुत चीजें अगर आप जानना चाहें तो आपको मैं थोड़ा सा चीजें हैं इससे कुछ चीजें जैसे मैं वो आपको यहाँ से बता देना चाह रहा हूं। जैसे अर्थव्यवस्था टाइटल के मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो अर्थव्यवस्था या जो कुछ बचा खुचा रह गया है, यदि उस पर हम गौर करें, जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा गहरे संकट और लंबी मंदी में फंस गए हैं। पहली तिमाही गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी वित्तीय प्रोत्साहनों या वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की मांग बढ़ने के लिए किसी तरह की कोशिश के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि आर्थिक वृद्धि को फिर से रास्ते पर लाने के लिए मौद्रिक उपाय ही पर्याप्त होंगे, उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केवी सुब्रमण्यम, राजीव कुमार और प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाले हैं। और अब भी गिनती की एक अंगुली बची है और वह भी ऐसा नहीं है कि इन चारों के साथ जाना चाहेगा। अगर हम शासकों में अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की जरा भी कल्पना शक्ति नहीं होगी, जो कि पूरी तरह से ढह चुकी है, तो कमजोर प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है। और ये चीज आपको कैसे, अब ये चीज कैसे पुष्ट हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक खबर बताई है जहां पर आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने खुद ये चीज कही है कि जो एनपीए है वो
14.7% तक बढ़ सकते हैं 8.5 या 4% से। तो ये देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एनपीएज में ग्रो हो रहा है। तो इकोनॉमी की जो वास्तविक स्थिति है कुछ और है, और ऐसे में इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि अर्थव्यवस्था में क्या कुछ कमियां हैं और अर्थव्यवस्था में क्या कुछ सुधार किए जाने चाहिए, इस महत्वपूर्ण जो ये लेख है ये तमाम सारी उन चीज़ों के जो आपके नज़रिए हैं उनको विकसित करने में आपकी मदद करेगा। आगे देख लेते हैं अब हम। हकीकत से दूर वक्त की नब्ज में तवलीन सिंह का एक महत्वपूर्ण लेख छपा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भाषण बहुत अच्छा देते हैं, अपने शब्दों से सपने दिखाते हैं सुनहरे सुनहरे, लेकिन अभी तक ये सपने सिर्फ सपने ही रह गए हैं। शायद इसीलिए कि जमीनी हकीकत से न सिर्फ वे खुद दूर चले गए हैं, साथ में अपने सलाहकारों को भी ले गए हैं। फासले पहले से थे, लेकिन अब इस महामारी ने इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये भी एक अपोज करता हुआ लेख है, जो सरकारी नीतियां हैं और जो सरकार के कार्य हैं उनको अपोज करने वाला एक लेख है तवलीन सिंह का। इसको भी आप जरूर पढ़िएगा, इससे भी आपको महत्वपूर्ण चीजें जानने को मिलने वाली हैं। अब यहां से एक अच्छी खबर भी मैं आपको बता देता हूं। विदेशी मुद्रा भंडार 517.637 यानी कि 517.517.637 $517.637 अरब की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है कि देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान $1.275 अरब बढ़ करके 517.637 अरब की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी है। इससे पूर्व के सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $3.108 अरब बढ़ करके $516.362 अरब हो गया था। 5 जून को समाप्त सप्ताह में पहली बार देश का विदेशी मुद्रा भंडार $500 अरब के स्तर से ऊपर गया है। उस समय यह $8.223 अरब की जोरदार वृद्धि के साथ $501.703 अरब हो गया था। देश में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने का कारण 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियों यानी कि एफसीए का बढ़ना है, जो कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। तो एफसीए जो बढ़ गया है यानी कि जो विदेशी मुद्रा आस्तियां हैं ये बढ़ गई हैं, इसी कारण जो भारत का रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार है ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है 517.637 अरब डॉलर की। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, अच्छी खबर है कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे बढ़ करके हम देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। तो एम्बापे हुए चोटिल और फ्रेंच कप चैंपियन बना पीएसजी। ठीक है, तो जो पीएसजी है इसने अपने खेल में रिकॉर्ड सुधार करते हुए लगातार 13वीं बार यह खिताब जीता है। अगले महीने उससे अटलांटा के खिलाफ चैंपियंस लीग में के क्वार्टर फाइनल को खेलना है। ठीक है, तो फ्रेंच कप का चैंपियन कौन बना है? वो बना है हमारा पीएसजी। पीएसजी क्या हो गया है, अब वो बन गया है हमारे फ्रेंच कप का चैंपियन। आगे बढ़ते देख लेते हैं हरी भूमि अखबार में छपी हुई प्रमुख खबरें। तो विश्व बैंक की मदद से 3 लाख हेक्टेयर की बीहड़ जमीन पर अब खेती होगी। यह एक महत्वपूर्ण खबर है जिसे हरी भूमि ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है, जहां पर यह बताया गया है कि जो बीहड़ की जमीन है इस पर इसके जो 3 लाख हेक्टेयर पर बीहड़ जमीन पर खेती होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, और विश्व बैंक की मदद से अब 3 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाएगी। तो नेमार के गोल से 13वीं बार फ्रेंच कप चैंपियन बना पीएसजी, और जो एम्बापे हैं इनके टखने में लग गई है चोट। स्टार खिलाड़ी कल जो एम्बापे हैं इनके टखने में चोट लग गई, जिसके कारण इन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। और पीएसजी के लिए जो नेमार ने मैच के 14 मिनट में गोल किया था, इससे जो है वो क्या हुआ है कि जो फ्रेंच कप का चैंपियन पीएसजी बन गया है नेमार के एक महत्वपूर्ण गोल से। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो छपी हैं हमारे उजाला अखबार में। आज से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के 3 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इन्हें विनम्रता का प्रतीक बताया है। नई जमीन के तहत चीनी आक्रामकता से जूझने की चुनौती से ब्रेट स्टीफेंस का एक लेख छपा हुआ है, जिसकी कॉपीराइट है द न्यूयॉर्क टाइम्स के पास में, और ये लेख उसके हवाले से अमर उजाला ने छापा है। नई दिल्ली, रविवार 26 जुलाई 2020 यानी कि आज के दिन में। तो सी के नेतृत्व में चीन घरेलू मोर्चों पर ज्यादा दमनकारी नीतियों का परिचय दे रहा है, बाहर ज्यादा आक्रामक है और दोनों ही मोर्चे पर माओ की मृत्यु के बाद सबसे अधिक बेशर्मी का परिचय दे रहा है। ओबामा के समय भी उसने भारी स्तर पर हैकिंग की, इसलिए चीन की मौजूदा आक्रामकता के लिए सिर्फ ट्रंप की नीतियां ही जिम्मेदार नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण लेख छपा हुआ है नई जमीन के अंतर्गत, इसको भी आप पढ़िएगा, मैं इसे आपको भेजने वाला हूं। हिंदुस्तान अखबार में अब छपी हुई प्रमुख खबरों को हम यहां से देख लेते हैं।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो जया जेटली हैं रक्षा सौदे में, इनको दोषी पाया गया। ये समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और अब मेजर जनरल समेत 2 अन्य को भी इसमें शामिल किया गया है। इन पर आरोप है कि एक वेबसाइट के अंडरकवर रिपोर्टर ने जया जेटली को 2 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। जया ने तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज को रक्षा सौदे के लिए तैयार करने का आश्वासन दिया था। इस रिश्वत के एवज में आश्वासन दिया गया था कि कथित कंपनी वेस्ट एंड इंटरनेशनल कोई सैनिकों के सामान की खरीद का ठेका दिया जाएगा। इस मामले में जया जेटली फंस गई थी। तो जो जया जेटली हैं ये अब फंस गई हैं और ये समता पार्टी की पूर्व अध्यक्षा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आगे क्या कुछ है जो महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पर छपी हुई हैं, तो जरूरी नहीं है कि हादसे में हर बार वाहन चालक गलत हो। ये कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक ये कथन कहा गया है। 14 साल पुराने सड़क दुर्घटना में जो केस में आरोपी वाहन चालक था, इसको बरी कर दिया गया। तो कोर्ट ने एक अच्छा कदम उठाते हुए एक स्टेटमेंट दिया है कि जरूरी नहीं है कि हर मामले में हर बार वाहन चालक को ही दोषी ठहराया जाए। रिलायंस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी बन गई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो आपकी RIL है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी जो कंपनी है वो बन गई है। अमेरिका की एक कंपनी थी जिसको पछाड़ करके क्या हुआ है कि ये अब दुनिया के नंबर 2 कंपनी जो है रिलायंस, ये बन गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रिलायंस है, रिलायंस क्या है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है, अब बन गई है अमेरिका की कंपनी को पिछाड़ करके। और जो अरब अरामको है, केवल यही जो एक ऐसी कंपनी है, सऊदी अरामको जो है, ये अरामेको है, तो यही एक ऐसी कंपनी है जो अब दुनिया में केवल रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि RIL से आगे है। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री जो है एक्सान मोबिल को पछाड़ करके क्या हुई है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी बन गई है। अब रिलायंस से आगे केवल जो सऊदी अरब की अरामाको है, यही केवल सबसे आगे है। शुक्रवार को रिलायंस के शेयरों में 4.4% का बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी बन गई है। और मुकेश अंबानी जो है ये दुनिया के शीर्ष 5 जो अमीर हैं उनमें शामिल हो गए हैं और ये दुनिया के 5वें शीर्ष अमीरों में से एक है। ठीक है, शेयर बाजारों में तेजी से एक्सान जो मोबिल है इसको इसने पीछे छोड़ दिया, जो अमेरिका की एक कंपनी थी। उल्लेखनीय है कि दुनिया के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में मुकेश अंबानी जो है वो इकलौते एशियाई है। दुनिया के धन कुबेरों की सूची में 8 नाम अमेरिका से हैं, जबकि इनमें शामिल बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनका परिवार फ्रांस से आते हैं। तो 8 परिवार तो अमेरिका के ही है। इसके अलावा जो 9वें हैं वो है हमारे मुकेश अंबानी, 10वें जो बर्नार्ड अर्नोल्ट और उनका परिवार है ये है हमारे फ्रांस के। तो ये थी कल और आज के अखबारों में छपी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरें और सभी महत्वपूर्ण लेख जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा है, इनको आप गंभीरता से इनका चिंतन कीजिएगा। खासतौर से जो RBI से जुड़ी हुई खबरें हैं, जो हमने आपको जो तमाम सारी डेट से जुड़ी हुई चीज़ें बताई, जो मिनिस्ट्रीज के मैंने प्रोग्राम्स आपको बताए हैं, G20 देशों की बैठक बताई हुई है। इसके अलावा जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो NPA संबंधी उनके अनुमान हैं। इसके अलावा जो भारत और चीन के बीच में व्यापार घाटा है, इस तरीके की तमाम सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हुई हैं। इसके अलावा जो चीन के साथ में भारत के संबंध है, नेपाल के साथ में भारत के संबंध है। अभी जैसे आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो समझौता समाधान था, जो समझौता समाधान था, इसको क्या किया था, इसको पेश किया था चीन ने भारत और भूटान के बीच में अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। तो ऐसी तमाम सारी खबरें हैं, जैसे चेंगडू में दूतावास का बंद करना, ह्यूस्टन स्थित दूतावास को बंद करना, ये तमाम सारा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज़ों का निवेदन कराता चलो। मनोदर्पण की योजना है आपकी, स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है HRD मिनिस्ट्रीज के, रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो सीरो का सर्वे है वो प्रत्येक माह अपने यहाँ पर करवाएंगे, और जितना कुछ मुझे याद आ रहा है वो मैंने आपको आ रहा था उतना मैंने आपको करवा देता। गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार की है, ठीक है। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता था, वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा है तो सेगमेंट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, तो लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। और इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड है। पुराने वीडियोस देखना है तो चैनल के जाकर के आप प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ पर आपको पुराने वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो आज के सेगमेंट से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए। शाम 8 बजे की लाइव क्लास के लिए तैयार रहिएगा, जहाँ पर हम टॉप 20 करंट अफेयर्स को शाम का अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस सेगमेंट से जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।